भारत एक दृष्टि में, जिसके आप टॉपिक स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट भारत एक दृष्टि में पहले क्वेश्चन का। तो लेट्स फर्स्ट क्वेश्चन, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है बताइएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है ये आपको बताना है। तो सर भारत का अगर हम लोग कुल क्षेत्रफल की बात कर लें तो भारत का कुल क्षेत्रफल है आपके डी ऑप्शन 3287,263। अब इसको ना बहुत लोग ना संख्याओं में मिस करते हैं। तो अगर आप एक छोटा सा कंक्लूजन दूं तो आप 3263 याद करोगे तो आपका लगभग काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, तीसरे डिजिट तक जाना पड़ेगा। ओवरऑल 2011 जनगणना का ऐसा कोई साल नहीं जब जनगणना के क्वेश्चन आपके पेपर में ना आ रहे हो। कुल जिलों की संख्या याद रखिएगा, ये जो मैं संख्या की बात कर रहा हूं 2011 की जनगणना के अनुसार कर रहा हूं। तो 2011 के जनगणना के अनुसार 640 ही है भारत के, अभी वर्तमान में ज्यादा है लेकिन 2011 के अनुसार 640। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी कितनी दूरी तय करती है, कितनी दूरी भारत में है? तो एग्जैक्ट डेटा की बात करें तो 2525 किलोमीटर। कुछ किताबों में 30 भी लिखा हुआ है जो कि संशोधित करने योग्य है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? सर सभी को पता है गार्डविन आस्टीन है या फिर K2 है। माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं, नेपाल में। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व क्या है? हमेशा एक बात याद रखना, 2011 की जनगणना को ही प्रेफरेंस में रखना। रीजन है, अभी आप एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल कोई भी देख लो, वो आधिकारिक डेटा को मानता है और आधिकारिक ऑफिशियल डेटा 2011 की जनगणना है, जब तक अगला न हो जाए। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सबसे कम है आपके अरुणाचल प्रदेश में 17। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है ओवरऑल? तो भारत की साक्षरता दर है 74.04%। इसमें आप थोड़ी सी भी कोताही नहीं कर सकते कि 1-2 पॉइंट इधर उधर कर दे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? हर बात याद रखिएगा 2011 के रेफरेंस में की जा रही है, क्योंकि पूछता भी एग्जाम में वही है। तो कितनी थी? तो ए ऑप्शन 940 हुआ करती थी। अशोक स्तंभ में कितने सिंह हैं? और आप किसी भी तरफ से देखेंगे अशोक स्तंभ को तो 2 ही आपको दिखेंगे, हैं 3। क्लियर है ना? है कितने आपके, सॉरी है कितने आपके? 4। और वो आपको, लेकिन आप जरा घूम करके देखेंगे तो 3 आपको दिखेंगे, क्षमा करिएगा। एक हमेशा इनविजिबल ही रहता है, इनविजिबल मतलब छुपा हुआ रहता है। 4 क्षमा करिएगा। अगला, राष्ट्रीय प्रतीक में सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस उपनिषद से लिया गया है? रट गए होंगे ये वाला आप तो कि सर मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है ना? मुंडका उपनिषद से लिया गया है, मुंडका उपनिषद से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान मूल रूप से किस भाषा में रचा गया था? सर राष्ट्रगान की बात मतलब जनगण मन की बात की जा रही है। मूल रूप से इसे बंगाली में रचा गया था, फिर उसे अंग्रेजी में भी किया गया, बल्कि अंग्रेजी में तो द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने खुद ही कर दिया। आपातकाल की स्थिति में भारत के राष्ट्रगान की अनुमति अवधि क्या होती है? मतलब जो शॉर्ट टर्म है भारत के राष्ट्रगान को गाने का वो कितना है? तो सर जो शॉर्ट टर्म है वो है आपके 20 सेकंड। ऐसे तो हम लोग 52 सेकंड में फुल टर्म में गाते हैं। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का एक भाग है, किसका एक भाग है? दुर्गेश नंदिनी का, सरस्वती चंद्र का, गृहदाह का या आनंद मठ का? तो सर ये आपके आनंद मठ का है। भारत के राष्ट्रीय गीत के पूर्ण संस्करण की अनुमानित अवधि क्या है बताइएगा? भारत के राष्ट्रीय गीत के पूर्ण संस्करण की अनुमानित अवधि, अनुमानित राष्ट्रीय गीत की बात कर रहा है 65 सेकेंड, गान होता तो 52 सेकेंड। अगला, भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है बताइएगा? भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम। और अगर आपको ये क्वेश्चंस छोटे छोटे लेकिन नंबर दिलाने वाले पसंद आ रहे हो तो एक बार लाइक जरूर करिएगा। राइट आंसर है फाइकस बेंगालेसिस। भारत के राष्ट्रीय फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? मतलब आम का, मैंगीफेरा इंडिका। अरे मैंगो मैंगीफेरा इंडिका। आजकल आम तो आप समझ ही रहे हैं कितना तेजी से प्रचलन में है। हाथी परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में कब लॉन्च किया गया था? सर 1992 में। थीम क्या थी? गजा टू प्रजा। थीम क्या थी? गजा टू प्रजा। भारतीय झंडा अधिनियम कब लागू हुआ? ऐसा नहीं है कि आपसे ये क्वेश्चंस बनते नहीं, आपने इससे पहले कभी देखा नहीं, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर आप मिस्टेक करते हैं। भारतीय झंडा अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारतीय झंडा अधिनियम 26 जनवरी 2002 को लागू हुआ था। भारतीय झंडे के तीनों रंग की व्याख्या किसने की थी? हालांकि भारतीय झंडे में वो जो व्हील, जो स्पोक, जो चक्र लगे होते हैं उसकी व्याख्या की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन तीनों रंगों की व्याख्या की थी डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने। क्लियर है ना? अब देखो ये क्वेश्चंस हैं, क्या ये टफ है? नहीं, टफ तो बिल्कुल नहीं है सर, लेकिन सर
दिमाग से भूले भूले से कभी कभी लगते हैं। तेंजिंग और एडमंड हिलेरी ने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर झंडा कब फहराया था? पहली बार माउंट एवरेस्ट पर झंडा कब फहराया था? तेंजिंग और एडमंड हिलेरी ने पहली बार माउंट एवरेस्ट पर झंडा कब फहराया था? तो पहली बार माउंट एवरेस्ट पर झंडा फहराया था 29 मई 1953। निम्न में से कौन भारत का राष्ट्रीय फूल है? सर वो तो कमल है, लेकिन यहां पे तो साइंटिफिक नेम दिया है। नीलांबर से याद करो तो नेलिम्बो न्यूसीफेरा साइंटिफिक नेम, ठीक है ना। नेलिम्बो न्यूसीफेरा भारत के राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम है। अगला, मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया है? कौन नहीं जानता है कि सर ये मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। लेकिन अब यही क्वेश्चन दिल से सोच के देखना कि द 10 मिनट शो के क्वेश्चंस आपके लिए कितने जेन्युइन होते हैं, क्योंकि अब इसी को कई लोग गलत करने वाले हो। वैसे इसका साइंटिफिक नेम होता है प्रावोक्रिस्फ्रेटस और इसको 1963 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? है ना क्वेश्चन आसान, लेकिन वही वाले उफ ये नहीं याद है, ठीक है ना, ये नहीं याद है। अब याद रखोगे तुम लोग, आज के बाद तो कंफर्म याद रखोगे। बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु, सर सी ऑप्शन 1972। उसी के बाद 1973 टाइगर प्रोजेक्ट आ गया। अरे यार अगला तो क्वेश्चन ही वही था, गड़बड़ा दिया हम तो। बाघ को बचाने के लिए बाघ परियोजना भारत में किस वर्ष लॉन्च किया गया था? सर 1973 में लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय मुद्रा में अक्षर रुपया को बीच में काटने वाली रेखा किसका प्रतिनिधित्व करती है? ये ऐसे रहता है ना, ये वाली रेखा किसका प्रतिनिधित्व करती है बताइएगा? ये वाली रेखा तो ये प्रतिनिधित्व करती है अपने तिरंगे का, जिसे आईआईटी बॉम्बे के उस समय के तात्कालिक प्रोफेसर उदय कुमार ने डिजाइन किया था 2010 में। अगला, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी कैलेंडर या जॉर्जियन कैलेंडर? तो भारत का राष्ट्रीय कौन सा है? सर शक संवत है। क्लियर है? शक संवत। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कब अपनाया गया? देखो मैं बार बार कह रहा हूं, लोग गड़बड़ाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है ना। और इस क्लास की पीडीएफ लेने के लिए आपको अड्डा का ऐप आपके पास होना चाहिए। अड्डा के ऐप की लिंक वो आपके चैट बॉक्स में लगी हुई है, वहां से आप अड्डा के ऐप की लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं और ये पीडीएफ ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसके पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। 1957। नेक्स्ट, मार्च से प्रारंभ होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष का पहला महीना कौन होता है? कितनी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, बताओ। मार्च से प्रारंभ होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष का पहला महीना कौन सा होता है? सोचो समझो आंसर दो। तो पहला महीना होता है आपके चैत, ठीक है ना। अब आखिरी महीना कौन होता है? फरवरी से प्रारंभ होने वाले भारतीय, अब देखो ये अलग अलग है, ठीक है ना। अब यहां से इसको कट कर दो, ये यहां से मैं ये वर्ड हटा रहा हूं, ठीक है ना। भारतीय कैलेंडर वर्ष का अंतिम महीना कौन सा है बताओ? भारतीय कैलेंडर, ये वर्ड मैंने हटाए हैं यहां से, ठीक है। इंग्लिश वाले को तो इग्नोर ही, ये भी इग्नोर कर दो। अब बताओ भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष का अंतिम महीना, अंतिम महीना कहा जाता है फागुन को। क्लियर है ना? अंतिम महीना कहा जाता है फागुन को, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। फागुन को कहा जाता है। और पहला महीना जरूर याद रखना, चैत को कहा जाता है। पहला चैत, आखिरी फागुन। कितनी बार ये आपके एग्जाम पेपर में आ चुका है। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये चैत है और ये आपके फागुन है, ठीक है ना। मार्च में समाप्त हो, जो ये आपका फागुन समाप्त हो जाता है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर।